कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि ने जैसे ही ईरा को घर से बाहर निकाल दरवाज़ा बंद किया और वापस हॉल की तरफ घूमी, उसकी नज़र कुसुम जी पर गई। कुसुम जी उसके पास आई और उसे हैरानी से देखते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी नाजुक सी गुड़िया देखने वाली सृष्टि बम की तरह फूटना भी जानती है। सृष्टि तुरंत बोली, अगर बात डिस्ट्रॉयर और प्रांस की है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ माँ। और आज ईरा ने अपनी लिमिट क्रॉस की। उसने जब प्रांस के बारे में बेहुदा बकवास की तो मैं सुन नहीं पाई। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था और ये तुम्हें अब नहीं बहुत पहले कर देना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए। अब यूं ही अपना हक जताती रहना और प्रलय को जल्द ही मना लेना। सृष्टि उनकी बात सुनकर हंसी और बोली, हाँ आपका दिया हुआ आइडिया आज यूज़ करने वाली हूँ, देखती हूँ क्या होता है। ये बोलते हुए अचानक ही उसकी नज़र नताशा पर गई, जो अपना चेहरा झुकाकर वहाँ पर खड़ी थी। अगर सब चीज़ सही होती तो आज नताशा भी वहाँ पर बोलने का हक होता, लेकिन नताशा को अपनी गलती का रियलाइजेशन था। वो धीमे से कुसुम जी से बोली, प्लीज़ माँ माफ़ कर दीजिए ना नताशा को। नताशा को जैसे ही सृष्टि की बात सुनी, उसने तुरंत नज़रें उठाकर कुसुम जी की तरफ देखा। कुसुम जी ने भी एक नज़र नताशा को देखा और फिर वापस सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मेरे मान जाने से प्रलय तो नहीं मान जाएगा ना। मैं बेशक से नताशा को माफ़ कर दूं, लेकिन प्रलय। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि तुरंत बोली, आप उनकी बात छोड़िए माँ, आप बताइए आप नताशा को माफ़ करेंगी या नहीं। कुसुम जी ने अब एक बार फिर से नताशा की तरफ देखा और मायूसी से बोली, एक माँ कब नाराज़ होती है अपने बच्चों से। वो बेशक से नाराज़ भी हो जाए, लेकिन चाह कर भी ज़्यादा देर नाराज़ रह नहीं सकती। उनकी बात सुनते हुए नताशा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो तुरंत भागते हुए कुसुम जी के पास आई, लेकिन बस कुछ ही दूरी पर एक बार फिर से उसके कदम रुक गए। इस बार कुसुम जी ने अपनी बाहों को हल्का सा फैलाया तो वो तुरंत उनके सीने से लग गई और रोने लगी। वो बिलख बिलख कर रोए जा रही थी और उसका रोना सुनकर कुसुम जी को महसूस हो रहा था कि वो सच में बदल चुकी है। उसे अपनी गलती का सच में बहुत ज़्यादा पछतावा है। सृष्टि उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद सृष्टि राणा मेंशन से बाहर आई और गाड़ी में बैठकर राणा इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल गई। वो प्रलय के टिफ़िन के बहाने से राणा इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, लेकिन राणा इंडस्ट्रीज़ जाने का मकसद सिर्फ टिफ़िन देना नहीं बल्कि प्रलय को मनाना था, जिसके लिए उसने अच्छा खासा प्लान भी बनाया हुआ था। जैसे ही वो अंदर आई, वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई ईरा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वो भी राणा मेंशन से बाहर आने के बाद सीधा राणा इंडस्ट्रीज ही आई थी। हालांकि प्रलय ने ईरा को कभी किसी के सामने अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन फिर भी राणा इंडस्ट्रीज में उसका आना जाना बना रहता था, क्योंकि वो पहले नताशा की फ्रेंड बनकर और फिर प्रलय की दोस्त बनकर राणा इंडस्ट्रीज आती जाती रहती थी। उसे प्रलय पर हक जताने का सिर्फ एक बहाना चाहिए होता था, इसलिए गार्ड ने उसे नहीं रोका। जैसे ही सृष्टि लिफ्ट एरिया की तरफ आई, ईरा भी तुरंत अपनी जगह से उसके पीछे पीछे आई और फिर लिफ्ट की सर्विस एरिया के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही सृष्टि लिफ्ट के अंदर गई, सृष्टि ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया और फिर तुरंत प्रलय को कॉल लगा दिया। वो प्रलय को ये बताने वाली थी कि वो लिफ्ट में फंस गई, ताकि प्रलय उसे बचाने के लिए आए और सृष्टि कुछ ड्रामा करे जिससे प्रलय के मुँह से वो प्यार भरा इजहार सुन सके। लेकिन उसके प्लान को सिर्फ ड्रामे से हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए ईरा सर्विस एरिया में खड़ी थी। और जैसे ही सृष्टि लिफ्ट के अंदर आई और लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ गई, ईरा ने तुरंत लिफ्ट के प्लग्स के साथ कुछ छेड़खानी की और अचानक से ही लिफ्ट एकदम से रुक गई। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि ने प्रलय को फ़ोन कर दिया था। जैसे ही सामने से प्रलय ने कॉल रिसीव किया, सृष्टि तुरंत बोली, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी डिस्ट्रॉयर, मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। मैं आपके ऑफिस में आपके लिए लंच बॉक्स लेकर आई थी, लेकिन मैं लिफ्ट में फंस गई। किसी तरह अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए वो बोल ही रही थी कि सच में लिफ्ट अचानक से रुक गई। जैसे ही लिफ्ट एक झटके से रुकी, सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जो उसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गया था, वो हैरानी से बोला,
तुम ऑफिस में हो? तुम मुझसे किसने कहा ऑफिस में आने के लिए? मैंने तुमसे टिफ़िन मंगाया क्या? सृष्टि ने लिफ्ट के बटन की तरफ देखा और फिर उन्हें प्रेस करने लगी क्योंकि लिफ्ट में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। वो प्रलय से फ़ोन पर बोली, मैं ये बटन प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये लिफ्ट खुल ही नहीं रहा। प्रलय तुरंत बोला, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। सृष्टि उसकी बात सुनकर कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही प्रलय बोला, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे ये सब कहूँगा तो भूल जाओ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो। तुमने और मॉम ने मिलकर प्लान बनाया था ना, लेकिन शायद तुम ये भूल गई कि प्रलय राणा से कुछ भी नहीं छुप सकता। मैं ऑफिस हूँ ही नहीं। अब चुपचाप लिफ्ट से बाहर निकलो और ऑफिस में जाओ। जाकर वो टिफ़िन खोलो, खुद उसे फिनिश करो और ऑफिस से वापस घर चली जाओ। थैंक यू सो मच मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सृष्टि जो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी, लेकिन हैरानी उससे ज़्यादा अब उसे डर भी लग रहा था। उसने तुरंत प्रलय को दोबारा कॉल करने की कोशिश की लेकिन प्रलय ने उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपने फ़ोन पर लाइव कैमरा चलाने की कोशिश की लेकिन कैमरा ऑन होता उससे पहले ही सृष्टि का फ़ोन एक बार फिर से आया। तो प्रलय ने इस बार कैमरा देखने की बजाय सीधा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे मना लोगी तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुमने सिर्फ मुझे नाराज़ नहीं किया था, मुझे हर्ट किया था, वो भी एक बार ही नहीं, बार बार। तो तुम्हारे एक ऐसे छोटे से ड्रामे से मैं मान जाऊं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। लगी रहो, फिलहाल के लिए नाइस ट्राई। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और अपनी गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट कर दी। वो इस वक्त राणा इंडस्ट्रीज के रास्ते में ही था। वो एक होटल में अपनी मीटिंग के लिए गया हुआ था लेकिन अब वो सोच रहा था कि वो राणा इंडस्ट्रीज ना जाकर कहीं और जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरा चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोली, तुम सोच रही होगी कि तुम प्रलय को कॉल करोगी और प्रलय आसानी से तुम्हारे पास आ जाएगा। सो सैड सृष्टि, तुम तो अपने जाल में खुद ही फंस गई। लगता है तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। वेल, तुम्हारी खराब किस्मत मुझे मेरी किस्मत चमकाने में काम आएगी। अब बैठी रहो तुम उस लिफ्ट में, रोती हुई मर भी जाओ तो आई डोंट केयर। ये बोलकर उसने अपने होठों को एक बार फिर से तिरछा किया और वहाँ से बाहर निकल कर तुरंत राणा इंडस्ट्रीज से चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उसे राणा इंडस्ट्रीज में कोई देखे। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि लिफ्ट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाए जा रही थी लेकिन लिफ्ट खुल ही नहीं रही थी। बाहर से भी कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। अंदर बिल्कुल अंधेरा और हद से ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से सृष्टि पसीने से पूरी भीग चुकी थी और उसे हद से ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे डर लग रहा था, डर से वो पूरी कांप रही थी। देखते ही देखते उसकी सांसें मुश्किल होने लगी और उसका दम घुटने लगा। सृष्टि हिम्मत हार रही थी और आखिर उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर लुढ़क गई। लेकिन बेहोश होते होते हुए भी उसकी ज़ुबान से बस एक ही नाम निकल रहा था, डिस्ट्रॉयर, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए डिस्ट्रॉयर। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जो सृष्टि के प्लान के बारे में जानता था, वो पहले अपनी मीटिंग से वापस ऑफिस लौट रहा था लेकिन अब उसने अपनी गाड़ी क्लब की तरफ घुमा दी थी। आज उसका ड्रिंक करने का मन कर रहा था पर अभी 5 मिनट ही बीते थे कि वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं इस लड़की का क्या करूं। ना इससे दूर जा सकता हूं और ना इसके पास रह सकता हूं। मेरा दिमाग ख़राब कर रही है ये लड़की। ये बोलते हुए वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहा था। उसकी गाड़ी अब एक बार फिर से राणा इंडस्ट्रीज़ के रास्ते पर आ चुकी थी और तकरीबन 15 मिनट बाद वो राणा इंडस्ट्रीज़ पहुंचा। उसने बाहर दरवाजे पर पहुंचते ही गार्ड से पूछा, सृष्टि गई? गार्ड तुरंत बोला, नहीं सर, वो तो अभी तक अंदर ही है। बाहर निकलते हुए तो उन्हें हम में से किसी ने भी नहीं देखा। ये बोलते हुए उसने आसपास खड़े अपने साथी गार्ड की तरफ देखा तो सबने अपना चेहरा नामे हिलाया। प्रलय तुरंत गाड़ी के अंदर की तरफ लेकर आया और फिर गाड़ी से उतरते हुए बोला, कितनी ढीठ हो ना तुम सृष्टि, लेकिन तुम्हारा लेवल मेरे लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता। मैं तुमसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। बेशक से तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। ये बोलते हुए वो अपनी VIP लिफ्ट के ज़रिए ऊपर की तरफ आया और सीधा अपने केबिन में पहुंचा। उसने जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खोला उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी लेकिन उसे सृष्टि कहीं भी नज़र नहीं आई।
तो उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो खुद से बोला, अब लगता है प्लान बी वर्क पर होगा, ज़रूर कुछ न कुछ और सोचा होगा तुमने। मॉम के साथ मिलकर तो तुम और भी ज़्यादा तेज हो गई हो। ये बोलते हुए वो अपनी चेयर पर आकर बैठा। उसने सामने अपने रूम की तरफ देखा जो एक कांच के पीछे था। वो कुछ सोचते हुए बोला, सृष्टि अंदर तो नहीं जा सकती, उससे तो ये दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, तो वो कहाँ पर है? ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ आया। वहाँ पर भी सृष्टि नहीं थी। प्रलय ने अपनी नज़र टेबल की तरफ वापस की। वहाँ पर टिफ़िन भी नहीं रखा था। अब प्रलय को कुछ अजीब लगने लगा। वो तुरंत बाहर की तरफ आया और अपनी पर्सनल असिस्टेंट के पास गया। वो उसे देखते हुए बोला, सृष्टि आई थी क्या यहाँ पर? वो पर्सनल असिस्टेंट तुरंत अपना सिरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। प्रलय तुरंत बाहर की तरफ आया तो देखा सामने लिफ्ट के पास भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि अब ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके थे, इसलिए सबको नीचे की तरफ जाना था। तभी उसे सामने से किसी की आवाज़ सुनाई दी, यार लिफ्ट तो तकरीबन 2 घंटे से बंद है। पहले मुझे लगा शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी तक ठीक नहीं हुई। तूने नीचे सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल किया क्या? प्रलय उनकी बात सुनकर धीमे से बोला, लिफ्ट 2 घंटे से बंद है? ये बोलते हुए उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। वो तुरंत आगे की तरफ आया और उसके आते ही सारी भीड़ एकदम से शांत हो गई। प्रलय भीड़ को चीरते हुए लिफ्ट के बिल्कुल बाहर आकर खड़ा हुआ और उसने ज़ोर से लिफ्ट का दरवाज़ा बजाया और बोला, यूनिवर्स, तुम अंदर हो क्या? यूनिवर्स, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मुझे जवाब दो यूनिवर्स, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए उसका दिल कांप रहा था। उसकी बातें सुनकर पूरा स्टाफ एक दूसरे का चेहरा देखने लगा था। प्रलय का दिल अब और भी ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आई और बोली, क्या हुआ सर, आप इतना परेशान क्यों हैं? प्रलय एकदम ज़ोर से चिल्लाकर बोला, जब लिफ्ट 2 घंटे से बंद है तो अभी तक किसी ने इसे ऑन क्यों नहीं किया? जल्दी से सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल करो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक शख्स बोला, लेकिन सर, सर्विस डिपार्टमेंट वाले तो कब के चले गए और अगली शिफ्ट वालों के आने में तो अभी 1 घंटा बाकी है। उसकी बात सुनकर प्रलय के होश उड़ गए। वो पहले ही 2 घंटा लेट था और अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत लिफ्ट के दरवाजे के बीचों बीच अपनी उंगलियां रखी और उन्हें अंदर की तरफ फंसाना शुरू कर दिया। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। उसकी असिस्टेंट तुरंत बोली, लेकिन सर, मुझे नहीं लगता लिफ्ट के अंदर कोई होगा। प्रलय गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप एवरीवन, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना एक एक को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पूरा स्टाफ इधर उधर होने लगा था। वो लोग वीआईपी लिफ्ट की तरह से ही नीचे की तरफ जाने लगे थे और उसकी पर्सनल असिस्टेंट वो भी तुरंत वीआईपी लिफ्ट से नीचे की तरफ आई ताकि नीचे देख सके कि आखिर लिफ्ट में प्रॉब्लम क्या हुई है। वो सर्विस एरिया में आई और आकर सारे प्लग चेक करने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर अपना जोर लगा रहा था। जैसे जैसे वो जोर लगाता उसका चेहरा और भी ज़्यादा कांपने लगता और उसके चेहरे की नसें उभर जाती। उसका पूरा चेहरा पसीने से भर चुका था और उसके जबड़े बार बार कस रहे थे। उसके हाथों की उंगलियां जख्मी होना शुरू हो चुकी थी। लिफ्ट के दरवाजे में फंसने की वजह से उन पर जख्म होने शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी नीचे पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी उसने उतरा हुआ प्लग देखा तो जल्दी से उसे लगाया, पर उसे लगाने के बाद भी लिफ्ट ऑन नहीं हुई क्योंकि अब तक फ्यूज उड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ प्रलय बुरी तरह से हाँफ रहा था। एक पल के लिए वो पीछे की तरफ हुआ और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अगले ही पल अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर वो आगे की तरफ हुआ और उसने एक बार फिर से अपनी उंगलियां उस लिफ्ट के दरवाजे के अंदर फंसाई और इस बार जितना जोर हो लगा सकता था पूरा जोर लगा दिया। दर्द उसके चेहरे पर उभर चुका था और उसकी वो चीख दूर तक गूंज गई। एक झटके से लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और प्रलय तुरंत अंदर की तरफ लड़खड़ा गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने कदमों को संभाला है, क्योंकि अगर वो अपने कदमों को नहीं संभालता तो वो सीधा सृष्टि के ऊपर गिरता। सृष्टि नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसे देखकर प्रलय का दिल धक सा रह गया। उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। सृष्टि एकदम बेजान सी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। प्रलय ने तुरंत नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाया और उसके चेहरे को थपथपाने लगा।
तुम ठीक तो हो ना यूनिवर्स? प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो यूनिवर्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना तुम्हें, लेकिन ये सब कैसे हुआ? ओ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स अपनी आंखें खोलो, ऐसा मत करो मेरी जाना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। ये बोलते हुए उसकी एकदम आंखें लाल हो चुकी थी। उसने सृष्टि का चेहरा अपने सीने से लगाया और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो एक पल के लिए अपनी सुध-बुध खो चुका था। जल्द ही होश में आते हुए उसने सृष्टि को पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। सृष्टि का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और एकदम रेड हो चुका था। प्रलय ने बिना एक पल गंवाए तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर ही डॉक्टर उसके केबिन में सृष्टि का चेकअप कर रहे थे। सृष्टि की सांसें बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शंस लगाए और फिर प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, डोंट वरी, ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि अभी इनकी सांसें नॉर्मल नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्दी ही इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। आप फिक्र मत कीजिए, वैसे इन्हें थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर अपनी बात कह रहे थे, लेकिन प्रलय का ध्यान उन पर था ही नहीं। वो तो बस एकटक सृष्टि की तरफ देखे जा रहा था और अब उसकी नज़रों में सृष्टि के लिए फिक्र कम और गुस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा था। उसका चेहरा और उसकी आंखें बेहद लाल नज़र आ रही थी। डॉक्टर प्रलय से इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए और प्रलय अब जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। गुस्से से अभी भी उसका चेहरा कांप रहा था। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था और प्रलय अभी भी अपनी चेयर पर बिल्कुल वैसे ही बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी बिल्कुल पहले की तरह ही बरकरार था और उसकी नज़रें भी सृष्टि पर टिकी हुई थी। अब सृष्टि को धीरे धीरे होश आने लगा। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और उसने हौले हौले अपनी आंखें खोली। वो अपनी जगह पर उठकर बैठने ही वाली थी कि तभी अचानक से प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें होश आ गया यूनिवर्स? ये बोलते हुए वो तुरंत उसके पास आया और बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम ठीक तो हो ना यूनिवर्स? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सृष्टि एकटक उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर थकावट सी साफ महसूस आ रही थी और साफ पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं है। प्रलय ने उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थामा और बोला, तुम रिलैक्स फील करो, 1 मिनट, मैं अभी तुम्हें पानी देता हूँ। ये बोलकर वो साइड टेबल से पानी उठाकर उसके होठों की तरफ बढ़ाने लगा। सृष्टि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या डिस्ट्रॉयर? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं और तुमसे नाराज़? ऐसा कैसे हो सकता है यूनिवर्स? तुम तो जान मेरा प्यार हो, भला मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? तुम बाकी सारी बातें छोड़ो और पहले ये पानी पियो। मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास सृष्टि के होठों की तरफ बढ़ा दिया। सृष्टि कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर उन गिलास को अपने होठों से छूने लगी, लेकिन अचानक ही प्रलय ने वो गिलास पीछे की तरफ कर लिया और उसे जोर से ज़मीन पर पटक कर दे मारा, तो वो गिलास एक पल में चकनाचूर हो गया। सृष्टि एकदम से सहम गई। वो हैरानी से ज़मीन पर बिखरे हुए कांच की तरफ देख रही थी और प्रलय गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें यही उम्मीद होगी ना कि मैं तुमसे ये सब कहने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुमसे ये सब नहीं कहना चाहता हूँ और तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ, सुनोगी? सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे तुमसे कहना है कि तुम कल भी बेवकूफ़ थी और आज भी बेवकूफ़ हो सृष्टि। कल भी तुम अपना दिमाग यूज़ नहीं करती थी और आज भी तुम अपना दिमाग बिल्कुल यूज़ करना नहीं सीखी। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी फालतू सी हरकत करके मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये पागलों वाली हरकत करके मुझे मना लोगी? बिल्कुल भी नहीं। पहले तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती थी, पहले तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता था, पहले तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता था और अब तुम खुद को नहीं देख रही। तुम्हें इतनी भी समझ में नहीं आया कि जो चीज़ तुम करने जा रही हो उसमें कितना रिस्क हो सकता है। सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर, मुझे गलत मत समझिए। मुझे नहीं पता था कि वो लिफ्ट सच में मैंने तो ऐसा कुछ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय चिल्लाते हुए बोला,
क्या सोचा तुमने? हाँ, क्या सोचा कि ये सब करके तुम मुझे फ़ोन करोगी और मुझे बताओगी तुम फंस गई हो, तो मैं भागते भागते तुम्हारे पास आऊँगा। अरे बेवकूफ़, कम से कम इतना तो ध्यान दिया होता कि अगर मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया तो तुम्हारा हाल क्या होता। तुमने मेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन कम से कम प्रांस के बारे में तो सोच लेती, पर नहीं, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। सृष्टि, एक पल के लिए मैं किसी पत्थर से अपना सिर मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अब मैं और ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मुझे नहीं पता आज मैं तुमसे क्या क्या बोल दूँगा। सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज डिस्ट्रॉयर, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझसे अभी कुछ भी हैंडल नहीं होगा, मेरा सिर चकरा रहा है। प्रलय जोर से चिल्लाया। तो मैं क्या करूं? मेरी वजह से हुआ है क्या ये सब? मैंने कहा था जाओ और जाकर लिफ्ट के प्लग उतारो और लिफ्ट में फंस जाओ। मुझे तो ये लगा कि शायद तुम बच्चों वाली हरकतें करोगी, लेकिन तुम तो एक लेवल हाई निकली। तुमने तो सच में अपने आप को लिफ्ट में फंसा लिया, सिर्फ मुझे अपने पास बुलाने के लिए। मेरी वैल्यू तो तुमने कभी कुछ की ही नहीं सृष्टि, लेकिन कम से कम अपनी ही लाइफ की वैल्यू कर ली होती। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर नाराज़गी साफ नजर आ रही थी और सृष्टि उसकी बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसने किसी प्लग के साथ कोई छेड़खानी की ही नहीं थी। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन इससे पहले ही प्रलय दरवाजे की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से सृष्टि, वरना मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम बहुत पछताओगी। और तुम भी जानती हो, जब प्रलय राणा अपनी जिद पर आता है तो कुछ भी कर सकता है। उसकी बात सुनकर सृष्टि बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसमें हिम्मत नहीं थी खड़े होने की, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि प्रलय अब और ज़्यादा नाराज़ हो, इसलिए किसी तरह हिम्मत कर अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ आ गई। सृष्टि के जाने के बाद प्रलय आकर अपनी जगह पर बैठा और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। इस वक्त उसका सिर गुस्से से फटे जा रहा था। बेशक से उसने सृष्टि पर ही गुस्सा किया, लेकिन वही जानता था कि सृष्टि को इस हाल में देखकर उस पर क्या बीत रही थी। उसका दिल सीने से निकलने को तैयार हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने सृष्टि को नहीं, अपने दिल को अपने हाथों में उठाया हो, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी खुद की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। वो कुछ पल यूं ही बैठा रहा और फिर उसने अपना सिर पीछे चेयर पर टिका लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और वो कुछ सोचने लगी, तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलने लगे। उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप पर जैसे ही उसने कैमरे की फुटेज चलाई जहां से सृष्टि बाहर से अंदर आई और फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, वो सब देखते हुए प्रलय के चेहरे पर फिलहाल गुस्सा ही गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्से से बोला, मुझे लगा शायद इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गलती तुम्हारी ही है, तुम हो ही बेवकूफ़। ये बोलते बोलते वो अचानक रुक गया था। वो एक बार फिर से वीडियो चलाने लगा। सृष्टि बाहर से अंदर आई और सीधा लिफ्ट के अंदर गई। मतलब उसने किसी भी तरह की कुछ छेड़छाड़ लिफ्ट के साथ नहीं की थी। वो तुरंत बोला, अगर तुमने सर्विस एरिया में किसी चीज़ से कोई छेड़छाड़ की ही नहीं तो लिफ्ट अपने आप कैसे बंद हुई? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये बोलते हुए उसने अब कुछ देर पहले की फुटेज ऑन की तो उसे हीरा राणा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हुए दिखाई दी, और उसे देखते ही प्रलय समझ चुका था कि गड़बड़ कहाँ है। अब उसके गुस्से की मुट्ठियाँ कसी हुई थी। उसका मन कर रहा था अभी इसी वक्त हीरा की जान ले ले। उसने तुरंत टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अपने आदमी को कॉल किया। जैसे ही सामने से उसके आदमी ने कॉल रिसीव किया, प्रलय तुरंत बोला, मुझे हीरा कपूर के बारे में पता लगा कर दो। इस वक्त वो कहाँ पर है? आज उसे राणा मेंशन से बाहर निकाला गया है। मुझे जानना है कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो कहाँ गई। उसका आदमी तुरंत बोला, ठीक है बॉस, मैं आपको कुछ ही देर में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये बात सुनकर प्रलय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अब एक बार तुम मेरे हाथ में आ जाओ हीरा, इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपनी मुट्ठियाँ गुस्से से कस ली थी। कुछ ही देर बाद उसके फ़ोन पर मैसेज आया तो उसने तुरंत उसे चेक किया। वो मैसेज हीरा की लोकेशन थी। वो तुरंत अपना फ़ोन लेकर अपने केबिन से बाहर निकला और नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि जैसे ही घर पहुंची वो सीधा अपने रूम में जाने लगी।
उसे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देख कुसुम जी, जो अभी अभी किचन से बाहर निकली थी, वो हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत सृष्टि को आवाज़ लगाकर रोका, लेकिन सृष्टि ने उनकी आवाज़ सुनी नहीं और सीधा अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही वो बेड पर गिरी और रोने लगी। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। आज प्रलय ने जिस तरह से उसे अपनी नज़रों से दूर जाने के लिए कहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था। वो प्रांस की वजह से यहाँ पर वापस आई, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय सच में उससे हद से ज़्यादा नफरत करता है। उसे लग रहा था कि प्रलय सिर्फ उससे नाराज़ है, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि प्रलय सिर्फ उससे नाराज़ नहीं है, शायद प्रलय का प्यार उसके लिए ख़त्म हो चुका है। कुसुम जी ने रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो सृष्टि ने तुरंत अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोला। सामने कुसुम जी को देखकर उसने अपनी नज़रें झुका ली। वो तुरंत बोली, प्रांस, प्रांस कहाँ है माँ? कुसुम जी अंदर आई और बोली, प्रांस जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है। पहले तुम ये बताओ कि तुम इतना रो क्यों रही हो? ये बोलते हुए उन्होंने सृष्टि के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया तो सृष्टि की लाल आंखों को देखकर वो एकदम सहम गई। वो तुरंत बोली, प्रलय ने कुछ कहा तुमसे? क्या बोला? वो ज़रूर गुस्सा किया होगा। सृष्टि रोते हुए बोली, उनकी गलती नहीं है माँ, शायद मैं सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। हमेशा बेवकूफ़ियाँ करके उन्हें खुद से नाराज़ कर देती हूँ और आज तो मैंने हद कर दी। आपको पता है हमने जो प्लान बनाया था वो सिर्फ ये था कि मैं लिफ्ट में फंसूंगी नहीं, लेकिन सिर्फ उन्हें कॉल करके ये बोलूँगी कि मैं लिफ्ट में फंस गई। पर पता नहीं लिफ्ट सच में कैसे बंद हो गई और मैं सच में लिफ्ट में फंस गई। मुझे नहीं पता माँ ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं शायद डिस्ट्रॉयर को कभी नहीं मना सकती। आज उन्होंने मुझे अपनी नज़रों से दूर जाने के लिए कहा, जिसे वो हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते थे। आज उसे उन्होंने अपने केबिन से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है डिस्ट्रॉयर अब मुझसे प्यार नहीं करते। उसे रोते हुए देखकर कुसुम जी ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और बोली, बस बस बस, इसमें रोने की क्या बात है? तुम तो जानती हो ना प्रलय का गुस्सा। सृष्टि रोते हुए बोली, इस बार डिस्ट्रॉयर सिर्फ गुस्सा नहीं है, शायद मुझसे नफरत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कुसुम जी बोले, खबरदार, अगर इस तरह का कुछ कहा तो वो तुमसे कोई नफरत नहीं करता। पहले भी वो तुमसे प्यार करता था और अब भी बहुत बहुत प्यार करता है तुमसे। सृष्टि ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, अब ऐसा नहीं है माँ। कुसुम जी तुरंत बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लिफ्ट में फंस गई थी तो तुम्हें लिफ्ट से बाहर किसने निकाला? सृष्टि को खुद नहीं पता था कि उसे बाहर किसने निकाला, लेकिन प्रलय की बातों से तो यही लग रहा था कि प्रलय ने ही उसे लिफ्ट से बाहर निकाला हो। उसने तुरंत कहा, डिस्ट्रॉयर। कुसुम जी मुस्कुराई और बोली, तुम अभी भी नहीं समझी क्या? वो प्यार करता है तुमसे और हद से ज़्यादा। तुम पर नाराज़ इसलिए हुआ क्योंकि उसे लग रहा होगा तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया, जानबूझकर अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। तुम जानती हो ना, अगर तुम्हें एक खरोच भी लग जाए तो उसका क्या हाल हो जाता है। तुम सोचो, आज उसने तुम्हें जिस हालत में देखा होगा उस पर क्या बीत रही होगी। कुसुम जी की बातें सुनते हुए सृष्टि को प्रलय की बातें याद आ रही थी। उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। कुसुम जी उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराई और बोली, उसने अपने गुस्से में जाहिर भी किया होगा कि वो तुमसे नाराज़ क्यों है। अब तुम उसे मनाओगी कैसे ये तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तुम्हें ज़रूर बता दूं कि जितना आसानी से मेरे प्रलय को गुस्सा आता है उतनी आसानी से उसका गुस्सा जाता नहीं है। तुम्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, उसे छोड़कर जाने की या फिर ये समझने की गलती कभी मत करना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। एक बार पहले उसके प्यार को नज़रअंदाज कर चुकी हो, अब दोबारा ये गलती मत करना। मैंने देखा है उसे तड़पते हुए। वो कभी अपना दर्द मुझसे नहीं बांटेगा, लेकिन मैंने देखा है उसकी आंखों में ना रातों को नींद थी, ना दिन को चैन था उसके चेहरे पर। सुकून तो कहीं था ही नहीं। वो तो तब देखा है जब तुम वापस आई हो। सृष्टि को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो एक बार फिर से वही गलती कर रही थी जो उसने पहले की थी। वो तुरंत बोली, नहीं माँ, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मैं समझ चुकी हूँ कि डिस्ट्रॉयर मुझसे क्यों नाराज़ है। मैं अब उन्हें ज़रूर मनाऊंगी। मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं मानते। ये बोलते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी कुसुम जी हंसी और बोली,
अब जल्दी से पहले अपना चेहरा अच्छे से साफ करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नीचे आ जाओ। प्रांस को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने उसे दूध पिला दिया था लेकिन उसने ढंग से नहीं पिया। इससे पहले कि वो रोए तुम नीचे आ जाना। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कुसुम जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। सृष्टि उनके जाने के बाद खुद से ही बोली, कितनी बड़ी डफर हूँ मैं। अगर मैं खतरे में होंगी तो डिस्ट्रॉयर मुझसे नाराज़ ही होंगे ना। वो कौन सा मुझे फूल गिफ्ट में देंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब मैं मनाऊंगी कैसे, वो तो पहले ही नहीं मान रहे थे और अब मैंने उन्हें और भी ज़्यादा नाराज़ कर दिया। क्या करूँ अब मैं। ये बोलते हुए अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन लिया और उस पर चेक करने लगी कि बीबियाँ नाराज़ पति को कैसे मनाएं। और जो ऑप्शन उसे मिल रहे थे वो सब देखकर वो हैरान थी। वो तुरंत क्लोजेट की तरफ आई और उसमें कपड़े देखने लगी, क्योंकि वीडियो में उसने जो कपड़े देखे थे उस हिसाब से तो शायद उसके पास सब कपड़े थे ही नहीं। वो कुछ सोचते हुए बोली, अब मैं क्या करूं, कौन है जो मेरी हेल्प करेगा। ये बोलते हुए अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आया और वो थी नताशा। पर नताशा से इस तरह की हेल्प लेने में उसे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, ऑनलाइन शॉपिंग का। उसने जल्दी से एक चीज़ सर्च किया और उसे अपने लिए ऑर्डर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हीरा किचन में अपने लिए खाना प्लेट में लगा रही थी। उसके पास ज़्यादा सर्वेंट नहीं थे, बस एक मेड थी जो उसने ब्रोकर से कहकर पहले ही फ्लैट में रखवा ली थी। अचानक ही उसे बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी तो उसने तुरंत अपने खाने की प्लेट को वापस से स्लैब पर रखा और बाहर की तरफ आई, लेकिन बाहर हाल में तो उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और आसपास झांक कर देखा। दरवाजे से बाहर भी जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो वो खुद से ही बोली, लगता है मेरा ही वहम होगा। ये बोलकर उसने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया और किचन के अंदर आ गई। उसने अपने खाने की प्लेट उठाई और उसे लेकर बाहर की तरफ आई और सोफे पर बैठकर आराम से खाना खाने लगी। उसने अपने लिए पास्ता और गार्लिक टोस्ट बनाए थे। अभी उसने 2-3 चम्मच पास्ता ही खाया था कि अचानक ही उसे अपनी गर्दन में ज़ोरों से दर्द महसूस होने लगा। उसने तुरंत प्लेट को साइड में रखा और अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन की नसें खिंच रही हो। उसका दर्द हर बढ़ते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था और फिर अचानक ही उसके मुंह से खून का फुव्वारा छूट पड़ा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, खून खून। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया था, क्योंकि एक बार फिर से उसे ज़ोरों से दर्द महसूस होने लगा था। तभी वहाँ पर प्रलय की आवाज़ गूंजी, कहा था तुमसे दूर रहना मेरी सृष्टि से, लेकिन तुम नहीं मानी। आखिर अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही था। ये बोलते हुए प्रलय अपनी पॉकेट में हाथ डाले ईरा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे अपने सामने देखकर ईरा के होश उड़ गए। उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था और हद से ज़्यादा कांपने लगी थी। उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ती जा रही थी। प्रलय अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके सामने खड़ा था। वो ईरा की तरफ देखते हुए बोला, कहा था तुमसे कि अगर सृष्टि को तुमने एक खरोच भी पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा हिसाब मैं अपने हाथों से करूंगा। लेकिन लगता है तुम्हें मेरी धमकी समझ में नहीं आई, लेकिन अब सब कुछ समझ आएगा। अब ऊपर जाकर तुम्हें जितने पैतरे इस्तेमाल करने हैं मुझे हासिल करने के लिए करती रहना, लेकिन ना तुम्हारी औकात पहले थी प्रलय राणा को हासिल करने की और ना अब कभी होगी, लेकिन उसके हाथों से मौत तुम्हें ज़रूर हासिल होगी। ये बोलते हुए वो सामने रखी हुई प्लेट की तरफ देख रहा था। ईरा की नज़रें भी उस प्लेट पर गई। वो समझ चुकी थी कि प्रलय ने उसमें जहर मिलाया है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और अब एक बार फिर उसके मुंह से खून का फुव्वारा छूटा और पूरी ज़मीन खून से भर गई। धड़ाम से वो नीचे ज़मीन पर गिरी और उसका कांपता हुआ बदन और भी ज़्यादा कांपने लगा। दर्द से वो तड़प रही थी और देखते ही देखते उसकी तड़प कम होने लगी। प्रलय अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था और तब तक देखता रहा जब तक वो बिल्कुल शांत नहीं हो गई। प्रलय उसके ऊपर झुका और पंजों के बल बैठते हुए बोला, बहुत मौके दिए थे मैंने तुम्हें अपनी गलती सुधारने के लिए, लेकिन तुम उन लोगों में से निकली जो अपनी गलती सुधारते नहीं बल्कि गलती पर गलती करते हैं। और प्रलय राणा हर बार माफ़ी और मौका बिल्कुल नहीं देता। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति कभी ना दे। ये बोलकर वो वहाँ से उठा और फिर उस फ्लैट से बाहर आ गया।
उसने अपने आदमी को फ़ोन करके बोल दिया था कि वो उस फ्लैट से बाहर निकल चुका है, अब उसे वहाँ पर जो करना है वो कर सकता है। उसका आदमी फ्लैट से बाहर निकलते ही फ्लैट के अंदर आया और उसने वो हर एक प्रूफ हटा दिया जो ये साबित कर सकता था कि ईरा के अलावा कोई इस फ्लैट में आया था। उसकी मौत की गुत्थी कभी नहीं सुलझने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि प्रांस को लेकर कुसुम जी के कमरे में आई और कुसुम जी को टुकुर टुकुर नज़रों से देखने लगी। कुसुम जी जो बेड पर जाने ही वाली थी क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? सृष्टि को समझ नहीं आया कि वो कुसुम जी से क्या कहे। वो प्रांस को लेकर वहाँ पर इसलिए आई थी ताकि प्रांस को कुसुम जी को सौंप सके और फिर खुद प्रलय को मना सके, लेकिन अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो अपनी बात बदलते हुए बोली, वो कुछ नहीं, प्रांस का मन कर रहा था आपको गुड नाइट बोलने का, वो बस इसीलिए वो गुड नाइट बोलने आया था। कुसुम जी ने टेढ़ी नज़रों से उसे देखा और बोली, ओह रियली, प्रांस का मन कर रहा था गुड नाइट बोलने का? मुझे तो लगा अभी तक वो बोलना सीखा ही नहीं। चलो अगर तुम कह रही हो तो शायद वो सीख गया होगा, ज़रा उससे बुलवाना गुड नाइट। ये बोलते हुए उन्होंने प्रांस की तरफ देखा तो सृष्टि के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, मेरा मेरा मतलब है मेरा मन कर रहा था आपको गुड नाइट बोलने का, अब मैंने बोल दिया, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी तो कुसुम जी ने जल्दी से उसे रोका। 1 मिनट रुको। सृष्टि ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया और वापस कुसुम जी की तरफ पलट गई। कुसुम जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो, मेरा ना अब अकेले सोने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरा मतलब है तुम तो सारा दिन प्रांस के साथ बिता लेती हो, तो तुम रात को प्रांस को मुझे दे दिया करो। अब उसकी दादी हूँ मैं, इतना तो हक मेरा भी बनता है ना उस पर। सृष्टि को और क्या ही चाहिए था। सृष्टि तुरंत उनके पास आई और प्रांस को बेड पर लेटाते हुए बोली, मैंने इसे फीड करवा दिया है। वैसे तो ये पूरी रात परेशान नहीं करता, लेकिन अगर इसकी आंख खुले तो आप इसे बोतल वाला दूध पिला दीजिएगा। उसकी बात सुनकर अब कुसुम जी की हंसी छूट गई। सृष्टि तुरंत वहाँ से 9-2-11 होने लगी, लेकिन कुसुम जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। भला सृष्टि को छेड़ने का मौका वो कैसे ही छोड़ सकती थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए धीमे से बोली, अब अगर कोशिश कर रही हो तो फतह करके लौटना। है तो वो गुस्सैल और 1 नंबर का अड़ियल, लेकिन अगर तुम्हारी अदाओं में दम हुआ तो वो ज़रूर मान जाएगा। उनकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। बाहर आकर उसने राहत की एक गहरी सांस ली। तभी एक सर्वेंट उसके पास आई और अपने हाथों में पकड़ा हुआ बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपने जो जो सामान मुझसे मंगवाया था मैं सारा ले आई, और ये रहे बाकी के पैसे। सृष्टि ने वो बैग अपने हाथ में लिया और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, ये बाकी के पैसे तुम रख लो। ये बोलकर वो तुरंत अब अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद प्रलय की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उसके हाथों में वाइन की बोतल थी जो उसके होठों से लगी हुई थी, और अब उसने वो बोतल खाली कर गाड़ी के दरवाजे से लगा दी थी। तो वो गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ आया। उसकी आंखें गहरी लाल थी। उसे कहीं ना कहीं खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सृष्टि को इतना ज़्यादा क्यों सुनाया, वो भी बिना सब जाने। उसे समझना चाहिए था कि सृष्टि बेशक से कुछ भी करे, लेकिन प्रांस के होते हुए अपनी ज़िंदगी को इस तरह से खतरे में तो नहीं डालेगी। उसके लिए ना सही, कम से कम प्रांस के लिए तो वो खुद को संभाल कर रखेगी। उसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे और वो सीधा अपने रूम में आया। वहीं सृष्टि बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और नीचे जो सैंडेड कैंडल्स जली हुई थी उसमें ना सिर्फ कमरे में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, बल्कि बहुत ही अट्रैक्टिव सी फ्रेग्रेंस भी पूरे कमरे में फैल रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और सृष्टि की बढ़ती हुई धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक सी गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी प्रलय की तरफ देखने की भी, और प्रलय ने भी जैसे ही दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आया, वो एकदम हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गलत रूम में आ गया हो। नशे में ही उसने अपना सर झटकाया और बोला, शायद मैं किसी गलत रूम में आ गया। ये रोमांस तो साला मेरी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं, तो फिर ये सब किसी और के लिए होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा और उसका बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। वो जिस हालत में थी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी प्रलय के सामने जाने की, इसलिए उसने तुरंत अपने पैर को नीचे ज़मीन पर 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से मारा,
जिससे उसके पैरों में पहनी हुई पायल की आवाज़ हुई और उस आवाज़ को सुनकर प्रलय के बाहर जाते हुए कदम एकदम से रुक गए। उसने पलटकर अंदर की तरफ देखा और फिर पूरे कमरे को गौर से देखने लगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये रूम तो मेरा ही है, लेकिन यहाँ पर ये सब किसने किया? मेरी बीबी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। उसे तो रोमांस कार भी नहीं आता। अगर उसके पास रोमांस करने भी जाओ तो वो मुझे दूर धक्का दे देती है। उसे तो मुझ पर यकीन भी नहीं है, ना ही मुझसे प्यार है। तो फिर ये सब किसने किया? ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आ रहा था। सृष्टि ने जब उसके कदम लड़खड़ाते हुए देखे तो वो समझ चुकी थी कि प्रलय ने ड्रिंक की हुई है। वो धीमे से बोली, आपने ड्रिंक क्यों की है डिस्ट्रॉयर? प्रलय ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी वो तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। सृष्टि कमरे के एक कोने में खड़ी थी। अगले ही पल प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। उसका चेहरा हल्का सा आगे की तरफ हो गया था और आंखों की पुतलियां तो जैसे बाहर आने को हो रही थी। सृष्टि ने इस वक्त एक रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी और कंधे पर भी एकदम गोरे गोरे सांप दिखाई दे रहे थे। हल्की सी स्ट्रिप उन नाजुक से कंधों बोझ की तरह लग रही थी। प्रलय चौंकते हुए उसके पास आया और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोला, तुम कौन हो? मेरी यूनिवर्स कहाँ गई? सृष्टि उसका सवाल सुनकर हैरान रह गई। वो तो सोच रही थी कि प्रलय उसे देखते ही उसकी तारीफ करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया की वीडियो में उसने यही सब तो देखा था कि अपनी बीवी को इस अवतार में देखकर पतियों के होश उड़ जाते हैं और फिर उनके मुंह से तारीफें ही बंद नहीं होती। लेकिन यहाँ तो प्रलय उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। वो तुरंत बोली, मैं ही तो हूँ आपकी यूनिवर्स। प्रलय ने अब एक बार फिर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपना नाक सिकोड़ कर बोला, नहीं, तुम मेरी यूनिवर्स नहीं हो सकती। मेरी यूनिवर्स इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन आज मैंने आपके लिए पहने हैं। प्रलय ने अब एक बार फिर से उसे तिरछी नज़रों से देखा। सृष्टि हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे नहीं पता डिस्ट्रॉयर, आप मुझसे गुस्सा हैं तो मैं आपको किस तरह से मनाऊं, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने वही कर दिया। मैंने ये आपके लिए पहना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा? उसका सवाल सुनकर प्रलय कुछ पल उसे देखता रहा और फिर हैरानी से बोला, तुमने सच में ये मेरे लिए पहना है? सृष्टि ने अपना चेहरा मासूमियत से हाँ में हिलाया। प्रलय ने एक बार फिर से अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी यूनिवर्स मेरे लिए कुछ स्पेशल तो कर ही नहीं सकती। उसे तो बस मुझ पर शक करना आता है, मुझसे दूर जाना आता है, मुझसे लड़ना आता है, मुझ पर गुस्सा करना आता है और मुझे इग्नोर करना आता है। और जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा अच्छी करती है वो है उसे दूसरों के लिए मुझे छोड़ना आता है। तुम मेरी यूनिवर्स नहीं हो। ये बोलते हुए वो लड़खड़ाते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगा और उसकी बातें सुनकर सृष्टि का चेहरा मायूस हो गया। प्रलय को कितना ज़्यादा हर्ट किया था उसने। वो तुरंत प्रलय के पीछे पीछे आई और अचानक ही उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीधा प्रलय के ऊपर जाकर गिरी। प्रलय उसकी तरफ घूम गया था। वो खुद नशे में था, इसलिए ना खुद को बचा पाया और ना ही सृष्टि को। वो बेड पर गिरा और सृष्टि सीधा उसके ऊपर गिरी। सृष्टि ने अपने बालों को हल्का सा क्लच किया हुआ था, लेकिन गिरते ही उसके बाल खुल गए और उन्होंने प्रलय के चेहरे को ढकना शुरू कर दिया। प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा और उसकी नज़रों की गहराई बढ़ती ही जा रही थी। वहीं सृष्टि का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ प्रलय के सीने पर थे और प्रलय का एक हाथ सृष्टि की कमर पर और दूसरा उसके कंधे पर था। सृष्टि बेहद डीप वॉइस में बोली, आई एम सो सॉरी डिस्ट्रॉयर, मैंने कितना हर्ट किया है ना आपको, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, एक आखिरी गलती समझकर उन सब चीज़ों को भुला दीजिए। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? प्रलय के जवाब पर सृष्टि अपने हाथों से हल्का सा उसके गालों को सहलाते हुए बोली, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ डिस्ट्रॉयर, खुद से भी ज़्यादा, इस दुनिया में हर एक चीज़ से ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्रलय ने उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़ा और बोला, मैं कैसे यकीन करूं? सृष्टि हल्का हल्का उसके होठों पर झुकते हुए बोली, आपको यकीन करना पड़ेगा डिस्ट्रॉयर, और इस बार मैं यकीन आपको अपने प्यार से करवाऊंगी। ये बोलकर अब उसने उसके होठों को लॉक कर दिया। प्रलय का दूसरा हाथ जो उसकी कमर पर रखा हुआ था वो और भी ज़्यादा कस गया और वो सृष्टि को महसूस करने लगा।
उसकी आंखों में भी हल्की हल्की मदहोशी नजर आने लगी थी और वो रिस्पॉन्स देने लगा था। सृष्टि हर बढ़ते पल के साथ उसे और भी ज़्यादा नाजुकता और सॉफ्टनेस के साथ अपना प्यार फील करवा रही थी। उसका हाथ प्रलय के सिर पर था और वो बड़े ही प्यार से अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहला रही थी। कुछ देर बाद सृष्टि प्रलय से दूर हुई। प्रलय ने अब इंटेंस नज़रों से उसके चेहरे को देखा और अगले ही पल उसने सृष्टि को नीचे बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास आ गया। सृष्टि की गहरी गहरी सांसें उसके सीने में हलचल मचाती हुई साफ नजर आ रही थी। प्रलय ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए एक बार फिर से उसके लबों को चूम लिया। तभी अचानक से उसे प्रलय के चेहरे का भार अपने सीने पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने कुछ देर तो इंतज़ार किया कि प्रलय अपना चेहरा उसके सीने से हटाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ जैसे प्रलय कोई हलचल कर ही नहीं रहा है। सृष्टि को उसकी गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी, लेकिन इसके अलावा वो बिल्कुल शांत था। उसने हल्का सा अपना चेहरा उठाकर प्रलय के चेहरे की तरफ देखा तो उसे प्रलय की आंखें बंद दिखाई दी। उसकी खुद की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत प्रलय के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया तो अचानक से ही प्रलय का चेहरा पूरी तरह से लुढ़क गया और खुद भी पूरी तरह से वो बिस्तर पर लेट गया। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, डिस्ट्रॉयर। ये बोलते हुए उसकी धड़कनें अभी भी हद से ज़्यादा तेज थी। प्रलय ने एक पल के लिए अपने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, यूनिवर्स, और अगले ही पल उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और गहरी नींद में चला गया। उसे सोते हुए देख अब सृष्टि ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उसके और प्रलय के बीच जो कुछ हुआ उसे सोचकर वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी कि कम से कम उन दोनों के बीच इतना सब कुछ तो हुआ, वरना प्रलय तो उसके करीब तक नहीं आ रहा था। वो उसके सीने पर अपना सिर रखकर बोली, आपका प्यार करने का तरीका ना एक अलग ही सुकून देता है डिस्ट्रॉयर। ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ नई नाजुक फूल मुझे छू रहे हों। मैं आपसे इतने महीने तक दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं आपके प्यार को महसूस कैसे नहीं किया? आई एम सो सॉरी डिस्ट्रॉयर, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू डिस्ट्रॉयर, आई लव यू सो मच। ये बोलकर उसने प्रलय के होठों को अपने होठों से छुआ और फिर उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसने प्रलय की बाहों को भी अपने ऊपर लपेट लिया और गहरी नींद में चली गई। प्रलय की गहरी गहरी सांसें जो नशे की वजह से कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही थी, वो महसूस करते हुए सृष्टि कुछ ही देर में सुकून से सो चुकी थी। सुबह का वक्त तकरीबन 6 बजे। प्रलय की आंखें खुली। आंखें खुलते ही वो अपनी जगह पर हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और उसकी नज़रें अब सृष्टि पर गई। सृष्टि और खुद को एक ब्लैंकेट में इस तरह देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ। वहीं उसके खड़े होने की वजह से जो हलचल हुई उसे महसूस कर सृष्टि की भी आंखें खुल गई थी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसकी नज़रें प्रलय पर टिकी हुई थी और प्रलय का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रलय इतने गुस्से में क्यों है। वो अपनी जगह से प्रलय के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अब आप नाराज़ हैं क्या डिस्ट्रॉयर? प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, पूछ क्या रही हो? कल रात तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं नाराज़ होऊंगा या फिर तुम पर अपना प्यार लुटाने के लिए बेताब होऊंगा? उसका जवाब सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय गुस्से से बोला, वैसे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी मुझे। अपनी गलतियों की माफ़ी तुम मुझसे इस तरह से कुछ करके मांगोगी ऐसा नहीं सोचा था मैंने। सृष्टि तुरंत बोली, अपने पति के करीब आना गलत नहीं होता है। प्रलय गुस्से से बोला, ओह रियली, पति हूँ मैं तुम्हारा? बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया। पति के करीब आना गलत नहीं होता, लेकिन पति से दूर जाना वो क्या होता है? सही होता है। तुम्हारी नज़रों में तो सही होता होगा। तुम्हारा सही है। जब तुम्हारा दिल किया तुम मेरे करीब आ गई और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी, और जब तुम्हारा मन किया तो तुम मुझसे दूर चली गई, बिना ये सोचे कि मुझ पर क्या असर पड़ेगा इसका, मुझे क्या फील होगा, मुझे कितना हर्ट होगा। सृष्टि की आंखों में नमी आ गई। वो जल्दी से बोली, अपनी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ डिस्ट्रॉयर। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मुझे ज़रूरत ही नहीं है तुमसे माफ़ी मंगवाने की, और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो फिजिकल अटेंशन के भूखे हों।
मेरे लिए जिस्मों का प्यार बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तुम्हें दिल से प्यार किया था मैंने और तुमने उस प्यार की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद अगर हम दोनों के बीच कुछ हो भी जाए ना तो भी वो प्यार वापस नहीं लौट सकता। पर तुम्हें मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, तुम पहले भी मुझे नहीं समझ पाई थी और अब तो मैं तुमसे उम्मीद ही क्या करूँ। लेकिन आखिरी बार कह रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम मी। हम दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए अपनी ये फालतू की हरकतें बंद कर दो। ये बोलकर प्रलय तुरंत अपनी जगह से वॉशरूम की तरफ जाने लगा। सृष्टि एकदम सुन्न सी रह गई थी। कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज प्रलय का बिल्कुल ही इनकार कर देना उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था, उसकी उम्मीदों को तोड़ रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में प्रलय की आवाज़ सुनाई दी। प्रलय बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, वैसे तुम्हारी भी गलती नहीं है इसमें सृष्टि, क्योंकि शायद तुमने अपने पिछले रिलेशनशिप में सीखा ही यही है कि फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ होता है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं मानव नहीं हूँ, मैं प्रलय राणा हूँ। मुझे इन सब चीज़ों की ना ही ज़रूरत है और ना ही कोई ख्वाहिश है। उसकी बात सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रलय अब बिना एक पल गंवाए वॉशरूम के अंदर चला गया और सृष्टि वहीं पर खड़ी रोती रह गई। प्रलय वॉशरूम के अंदर आया और आकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए थे और शावर का पानी उसे भिगो रहा था। अभी उसने सृष्टि से जो बातें कही वो उसे भी तकलीफ दे रही थी, क्योंकि वो ना ही खुद को मानव के साथ कंपेयर करना चाहता था और ना ही मानव का नाम भी अपने होठों से लेना चाहता था। लेकिन शायद ये ज़रूरी था, या फिर ये कहें कि ये प्रलय के प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी था। उसके चेहरे पर उसके खुद के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल किया और फिर शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। सृष्टि ने अब तक खुद को संभाल लिया था। प्रलय के आने के बाद उसने एक नज़र भी उसे नहीं देखा और चुपचाप अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। जब तक वो शावर लेकर आई तब तक प्रलय पूरी तरह से रेडी हो चुका था। आज प्रांस के नामकरण की पूजा थी। सृष्टि भी अच्छे से तैयार हुई और फिर वो नीचे आई, जहाँ पर प्रलय सोफे पर बैठा प्रांस के साथ खेल रहा था। कुसुम जी ने सृष्टि को देखा तो वो तुरंत बोली, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, पूजा का वक्त होने वाला है, चलो आओ जल्दी से बाहर चले। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और फिर नीचे आ गई। उसने प्रलय से प्रांस को लेना चाहा, लेकिन प्रलय प्रांस को लेकर बाहर की तरफ चला गया। कुसुम जी ने सृष्टि को मायूस देखा तो वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मायूस मत हो, आज का दिन बहुत अच्छा है। बेशक से प्रलय नहीं माना, लेकिन बहुत जल्दी वो मान जाएगा, तुम टेंशन मत लो। सृष्टि ने अब उनसे कुछ नहीं कहा। वो उन्हें कुछ बोलकर परेशान नहीं करना चाहती थी। नताशा भी वहाँ पर आई और नताशा के साथ अब कुसुम जी और सृष्टि दोनों बाहर की तरफ आ गए, जहाँ पर प्रलय अपने ही प्रांस को अपनी गोद में लेकर हवन कुंड के सामने अकेले ही बैठा था। पंडित जी ने कुसुम जी की तरफ देखते हुए कहा, बच्चे की माँ को भी बुलाइए। पंडित जी की बात सुनकर कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि भी हवन कुंड के पास आई और अपनी जगह पर बैठने लगी, लेकिन तभी प्रलय अचानक से उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट, तुम यहाँ नहीं बैठोगी। उसकी बात सुनकर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने प्रांस को जन्म बेशक से दिया है, लेकिन अब उसकी माँ कोई और बनेगी, वो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, वो जिसे मैं प्रांस की माँ का दर्जा देना चाहता हूँ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसका दिल पहले से ही बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। कुसुम जी गुस्से से बोले, ये सब तुम क्या बोल रहे हो प्रलय? सृष्टि प्रांस की माँ है, यहाँ पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ सृष्टि का है। प्रलय तुरंत बोला, प्रांस मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूँ, तो उसकी माँ वो होगी जो मेरी बीवी होगी, और मैं सृष्टि को अपनी बीवी नहीं मानता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, तो आपका सरप्राइज़ वो है। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सबकी नज़रें सामने चली गई, जहाँ से एक लड़की रेड कलर की साड़ी पहने आगे की तरफ आ रही थी। दिखने में वो काफ़ी खूबसूरत थी। कर्ली बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था और इंडियन आउटफिट में वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। नताशा और कुसुम जी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि सृष्टि तो एकदम पत्थर सी हो गई थी। प्रलय उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला,
ये है कायनात, मेरी होने वाली बीबी। अगले 5 दिनों के अंदर अंदर मैं कायनात से शादी करने वाला हूँ। तो इस लहजे से मेरे साथ पूजा में बैठने का हक कायनात का है। अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम अपने साथ रखे। अगर ये पूजा होगी तो इसमें मैं और कायनात बैठेंगे, वरना मुझे इस पूजा में नहीं बैठना। अब मर्ज़ी आप लोगों की है, आपको क्या करना है और क्या नहीं। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू तक भी नहीं निकल रहे थे। वो बस कायनात की तरफ देखती ही रह गई, जो मुस्कुराते हुए प्रलय के पास आई और फिर प्रलय के बगल में बैठ गई। क्या सृष्टि प्रलय की जिद के आगे हार मान जाएगी? प्रलय का जिद सृष्टि और प्रलय के रिश्ते को कहाँ लेकर जाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।